Hello everyone. Till now we have completed 3 chapters. Reference from M. Lakshmikant Public Administration book. Now we will start chapter 4. That is one of the most important and scoring chapter for UGC NET Public Administration. That is administrative behavior. So let's start with first topic, that is decision making in public administration by Herbert Simon and others. So let's start the meaning of decision making. So what do you mean by decision making? So firstly, what is the decision in your daily life, in your personal life, in your family life? You are taking some decisions. देखिए, आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मतलब अपने लाइफ के हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन किस लिए लेते हैं? वो डिसीजन होता है आपका कोई ना कोई सर्टेन गोल्स को पूरा करने के लिए, या तो सर्टेन प्रॉब्लम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोग डिसीजन लेते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? डिसीजन होता है। और हम उस डिसीजन की बात करेंगे जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने जो गवर्नमेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारा गवर्नमेंट डिसीजन लेता है। आज हम उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो हम आइए समझते हैं डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिसीजन मेकिंग का मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ताकि आप लोग को इजी हो समझने में, नोट्स बनाने में, कंसेप्ट को रिमेंबर करने में। सो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है। तो वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस, देखिए जो एक डिक्शनरी है वेबस्टर का, वो डिफाइन करता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। सो डिसीजन मेकिंग एज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग इन वंस ओन माइंड अपॉन द ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। सो देखिए जो हमारा वेबस्टर डिक्शनरी है वो डिफाइन करता है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि डिसीजन मेकिंग एज द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग इन वन ओन माइंड अपॉन द ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए हम डिसीजन क्या करते हैं? डिसीजन बेसिकली अपने माइंड में हम कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें क्या करते हैं? अपने ओपिनियन को क्या करते हैं? सेट करते हैं, बैठाते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है। तो पहले अपने माइंड में सोचते हैं ना। तो बेसिकली यही जो वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइन यही करता है कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग है बेसिकली क्या है? डिटरमाइनिंग इन वंस माइंड अपॉन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शंस। मतलब कोई भी ओपिनियन हो या कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हो, उसको अपने माइंड में क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, मतलब डिफरेंट स्कॉलर ने डिसीजन मेकिंग को कैसे अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है उसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखा। नाउ विल सी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टेनेनबाउम। देखिए रॉबर्ट टेनेनबाउम ने क्या डिफाइन किया डिसीजन मेकिंग को लेके। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टेनेनबाउम, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस चॉइस। देखिए कॉन्शियस चॉइस आर सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर अल्टरनेटिव फ्रॉम अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर बिहेवियर अल्टरनेटिव्स। देखिए रॉबर्ट टेनेनबाउम ने बताया कि जो डिसीजन मेकिंग हमारा होता है वो क्या करता है कि कॉन्शियसली मतलब कि एक अपने ध्यानपूर्वक, मतलब केयरफुली क्या करना? चॉइस करना, सिलेक्शन करना वन बिहेवियर अल्टरनेटिव अमॉन्ग अवेलेबल बिहेवियर अल्टरनेटिव। यहाँ देखिए बिहेवियर अल्टरनेटिव से मतलब है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो एक्शन होता है लेने का, हमारा जो चीज़ें हम सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व करते हैं, कुछ हमारे बिहेवियर्स होते हैं ना। जैसे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कुछ ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? डिसीजन लेते हैं। उसमें क्या होंगे? बहुत सारे हमारे ह्यूमन बिहेवियर्स अवेलेबल होंगे, उनमें से क्या करना है? हमें एक सिलेक्ट करना होता है। तो यही हमारा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट। देखिए बेसिकली टेरी जी ने क्या डिफाइन किया? देखिए टेरी डिफाइन डिसीजन मेकिंग एज द सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर अल्टरनेटिव फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। देखिए कहने का सबका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि कोई भी एक हमें अल्टरनेटिव, या तो हमें डिसीजन क्या होगा? अल्टरनेटिव बिहेवियर्स को क्या होना? सेलेक्ट करना है। अवेलेबल जो हमारे अवेलेबल पॉसिबल अल्टरनेटिव बिहेवियर होंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, पॉसिबल को। तो यही हमारा क्या होगा? डिसीजन मेकिंग होगा। तो लास्टली हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग वन अल्टरनेटिव अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव। फाइनली हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से हमें क्या होगा? पॉसिबल अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है।
So thus decision making means choosing one alternative among various alternative. देखिए इसका मतलब आप लोग को मैं एग्जांपल से बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक, उसके पास कुछ फंड्स है, तो उस फंड्स में उसके पास ऑप्शंस रहेगा कि हमें उस फंड्स में से हमें कोई एक नया स्कूल, प्राइमरी स्कूल को या तो हम निर्माण स्टेबलाइज करवा सकते हैं या तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर को करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बजट है। तो देखिए अगर बेस्ट अगर होगा तो दोनों करवाना होगा, बट हमें क्या होगा कि बजट के अकॉर्डिंग पॉसिबल डिसीजन लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, जो बिहेवियर वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होगा, वहाँ पे क्या नीड होगा, क्या प्रायोरिटी किसकी दी जाएगी, पहले हमें स्कूल का या प्राइमरी हेल्थ केयर का, तो अकॉर्डिंग टू क्या देखिए अल्टरनेटिव्स तो बहुत है, दोनों बन सके या तो एक बनाओ, तो ऐसे सारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बट हमें क्या होगा एक सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू बजट। तो हमें मान लीजिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी ने हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर को क्या किया, सिलेक्ट किया, तो यही हमारा क्या होता है डिसीजन मेकिंग। उन्होंने देखिए डिसीजन लिया, देखिए अल्टरनेटिव बिहेवियर को क्या किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया, पॉसिबल जो बहुत सारे हमारे क्या थे ऑप्शन से, उनमें से एक को ऑप्शन को उन्होंने सिलेक्ट किया जो कि पॉसिबल है। तो यही हमारा क्या होता है डिसीजन मेकिंग होता है, किन में, ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और यही आपको अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर आप मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी डिसीजन लेते हैं, तो वही एक प्रकार से वो भी डिसीजन मेकिंग उसी से क्या है रिलेट करता है। तो हमारा अगर हम देखते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो डिसीजन मेकिंग का नेचर होता है, डिसीजन मेकिंग का नेचर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। क्योंकि आप कोई भी डिसीजन लेते हो उसका मकसद, उसका विजन क्या होगा, इश्यूज को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग, नेचर डिसीजन मेकिंग का नेचर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होगा। देखिए अब जो आप डिसीजन ले रहे हैं, अगर इसके रिगार्डिंग में आप अगर कंसेप्ट को अपने सोचिए, तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग से रिलेट करता है। आपका डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कौन सा, पॉलिसी मेकिंग से। देखिए अगर मान लीजिए हमें जो अभी आपको एग्जांपल दिया डिस्ट्रिक्ट डीएम वाला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला, कि उसने अवेलेबल बजट में प्राइमरी स्कूल बनाना है, प्राइमरी हेल्थ केयर बनाना है, ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम है कि प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिकली हॉस्पिटल, आप लोग जो ब्लॉक हॉस्पिटल वाला होता है उसको यहाँ पे समझिए, ब्लॉक हॉस्पिटल। तो अब देखिए ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम हो गया। बट प्रॉब्लम में क्या होगा, कंस्ट्रेंट भी होते हैं, मतलब कुछ ऑब्स्टेकल होते हैं, रुकावट होते हैं, लिमिटेशन भी तो होते हैं। क्या है कि हमें अवेलेबल फंड में क्या होगा, लिमिट है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, अवेलेबल फंड। इस चीज को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डीएम को क्या लेना है, डिसीजन लेना है। तो क्या करेगा वो, अपना एक कोई बेस्ट अल्टरनेटिव डिसीजन होगा, मतलब कि वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए हमारा जो डिसीजन मेकिंग है पॉलिसी मेकिंग से रिलेट कर रहा है। क्यों, देखिए कुछ पॉलिसी मेकिंग होगा, कुछ इस चीज को बनाने के लिए, देखिए जो डिसीजन लेने के लिए क्या होगा, एक पॉलिसी होगा, मतलब कि किसके लिए, स्कूल बनाने के लिए, हेल्थ केयर बनाने के लिए, सब चीज को स्टेबलाइजमेंट करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए कुछ पॉलिसी होगा, रूल एंड नॉर्म्स होगा। कि ऐसा तो नहीं है कि अपने मन से कुछ भी चाहे कैसा भी निर्णय या तो अप्रूवल सैंक्शन दे दे डीएमजी, ऐसा नहीं हो। क्या करेगा, एक गाइडलाइंस फ्रेमवर्क के अंडर ही वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। तो
आपको कहीं ना कहीं आप अगर कंसेप्ट लगाइए तो देखिए जो आपका पॉलिसी मेकिंग है क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट है, एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है, और इसी के अंडर आपका आएगा डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी से ही क्या होगा, हमारा डिसीजन निकलेगा, क्योंकि हम जो डिसीजन बनाएंगे, जो हमारे गाइडलाइंस होंगे, पॉलिसी गाइडलाइंस मतलब क्या होगा, पॉलिसी तो है, रूल रेगुलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक डिसीजन लेंगे। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो गया, डिसीजन आपका पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हो गया, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिसीजन लिया, तो हमारा हुआ डिसीजन मेकिंग। बट हमारा पॉलिसी क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग बेसिकली क्या है, एक्सटेंसिव वर्ड है। इससे क्या होगा, मल्टीपल प्रॉब्लम को अफेक्ट करेगा, मतलब इस गाइडलाइंस के जरिए इसी के अंदर हम क्या करेंगे, बहुत सारे डिसीजन लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या हो गया, ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, बेसिकली अम्ब्रेला कंसेप्ट, मान लो इसको अम्ब्रेला, उसी के विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट वी टेक द डिसीजन फॉर प्रॉब्लम्स। तो देखिए एक दूसरे से तो रिलेट है डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। हमारा जो डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो अल्टरनेटिव्स लेंगे वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। बट हमारा पॉलिसी मेकिंग क्या है, एक ब्रॉड एक्सटेंसिव कंसेप्ट हो गया, बेसिकली अफेक्ट करेगा मल्टीपल प्रॉब्लम्स को। तो देखिए अब हमारा जो डीएमजी होंगे वो इसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के दायरे में रह के, कि बिना हैम्पर किए पॉलिसी जो होगा, गाइडलाइंस होगा, रूल्स रेगुलेशन होगा, उसको बिना हैम्पर किए डिसीजन लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि हम प्राइमरी स्कूल बनवाएं या प्राइमरी हेल्थ केयर बनाएं। तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, डिसीजन लिया गया डीएम के द्वारा। तो अब इसको तो ऐसा बोल नहीं सकते कि जो डिसीजन लिया गया है बेस्ट डिसीजन है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर बेस्ट तब होता कि अगर वहां पे हमारा सिचुएशन देखिए, लोगों को क्या है, एजुकेशन भी मिले, हेल्थ केयर भी मिले, अगर दोनों ऑप्शन लिया गया दोनों बनेगा। तो ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब हम लोगों के अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है ना कि अगर दोनों बच जाए तो क्या होता है, बेस्ट डिसीजन होता है। बट ऐसा नहीं है, डिसीजन हमेशा बेस्ट नहीं होता, डिसीजन क्या होता है, ऑप्टिमम होता है, मतलब कि एक फिजिबल होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कंस्टेंट भी तो होते हैं, लिमिटेशन भी होते हैं, क्योंकि हमें बजट का भी तो देखना है, हर एक चीज़ें देखना है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल चीज़ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, बेस्ट जो कि ऑप्टिमम डिसीजन होगा उसको लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने मान लीजिए कुछ भी लिया हो डिसीजन, की स्कूल बनाने का या प्राइमरी हेल्थ केयर बनाने का। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है डिसीजन मेकिंग का, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। सो मूव करते हैं टॉपिक को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ सी द फर्स्ट comprehensive एनालिसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड। देखिए जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो कम्प्रीहेंसिव, पहली बार मतलब कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस फर्स्ट टाइम किसने दिया था, चेस्टर बर्नार्ड जी ने दिया था। सो ये पॉइंट ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ, इम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो उसको डायरेक्टली क्या होगा, एमसीक्यू में आते हैं, इसलिए मैं आपको इम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली पूछ सकता है कि फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस किसने दिया था। तो डोंट बी कंफ्यूज विथ हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन क्या है, फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है आपके डिसीजन मेकिंग के, बट फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस हमारे बर्नार्ड जी ने दिया था। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू स्कॉलर्स, ओके। So first comprehensive analysis of the decision making process is given by Chester Bernard, and he said that the process of decision are largely techniques for narrowing choice। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिसीजन क्या होगा, बेसिकली नैरो होगा, और हमारा पॉलिसी क्या होता है, ब्रॉड होता है। तो हमारा डिसीजन क्या होता है कि कोई हम टेक्निक्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या होगा, नैरोइंग टेक्निक्स हो गया। तो यही बेसिकली इसका जो कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी ने दिया था। And now see, Sackler Hudson rightly said decision making in the government is a plural activity। देखिए बात को बहुत आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सेकुलर हडसन जी ने डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया कि प्लूरल एक्टिविटीज होता है। अब प्लूरल एक्टिविटीज से आप लोगों को मतलब समझ आ रहा है कि बहुत लोग मिलके काम करेंगे, तो उसको क्या बोला गया, प्लूरल एक्टिविटी। देखिए हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसमें क्या होगा कि डिसीजन किसी एक के हाथ में नहीं होता है, उसमें क्या होगा, मल्टी पर्सन इन्वॉल्व होंगे। कोई क्या होगा, प्रपोज करेगा, प्रॉब्लम को प्रपोज करेगा, कोई अल्टरनेटिव्स देगा, मतलब एक क्या होगा, फिल्टरिंग सिस्टम होगा, मिल के डिसीजन लिया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लूरल एक्टिविटी बाय सेकुलर हडसन। सो राइट डाउन दिस पॉइंट, हु सेड दैट द प्लूरल एक्टिविटी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकुलर हडसन। हु गिव द comprehensive analysis for first time, चेस्टर बर्नार्ड। सो देखिए सब ऐसे पॉइंट है, बेसिकली आपको क्या है, इससे छोटे छोटे जो पॉइंट है, कंसेप्ट है, वही आएगा आपको एग्जाम में। तो ये सब पॉइंट आपको क्या है, राइट डाउन कर लीजिए। नाउ मूव
देखिए उसके बाद हमारे मिलेट जी ने क्या दिया था कि 3 फैक्टर दिया था। उन्होंने बेसिकली 3 फैक्टर बताया कि उसको एग्जामिन करना है कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उस समय प्रोसेस में हमें 3 फैक्टर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो बेसिकली देखते हैं मिलेट जी ने क्या 3 फैक्टर बताए हैं। सो मिलेट, देखिए मिलेट मेंशन 3 फैक्टर्स विच शुड बी एग्जामिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए मिलेट जी ने बताया था कि 3 फैक्टर बताया कि हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिए 3 फैक्टर हमें क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो लेट्स सी व्हाट आर दिस 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज अ पर्सनल डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल दैट मेक सम डिसीजंस। देखिए क्या है कि ग्रुप होगा, डिसीजन अगर लिया जा रहा है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में तो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, क्योंकि प्लूरल एक्टिविटी है तो उनमें क्या होगा कि इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होंगे, किसमें, ओपिनियन में, थॉट्स में। तो यही ये जो पहला फैक्टर है यहाँ बताएगा कि पर्सनल डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल दैट मेक्स सम डिसिसिव एंड अदर इनडिसिसिव। देखिए डिसिसिव इनडिसिसिव का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या होंगे कि उसमें से कॉन्फिडेंट होंगे, क्लियर होंगे गोल के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उनका क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। कुछ होंगे कि उन्हें हेजिटेशन होगा, क्लियरिटी नहीं होगी। तो यही पर्सनल डिफरेंस बताएगा कि डिसीजन प्रोसेस लेना है कि नहीं लेना है। तो ये फैक्टर क्या होगा, हमारा इन्वॉल्व होगा, मतलब मैटर करेगा। सेकेंड फैक्टर है रोल प्लेड बाई नॉलेज इन डिसीजन मेकिंग। देखिए अब हमारा जो डिसीजन मेकर्स है उनके पास कितना नॉलेज है, उनकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनल एंड पर्सनल लिमिटेशन। देखिए अब हमारा डिसीजन कोई लिया जा रहा है तो उसमें हमारा जो इंस्टीट्यूशनल कुछ पॉलिसीज होंगे, फैक्टर्स होंगे, रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके प्रिस्क्राइब में हमें विद इन द लिमिट लेना है। तो ये भी क्या होगा, एक फैक्टर्स है, हमें क्या होना ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और कुछ पर्सनल लिमिटेशंस भी हैं कि हमें किस लेवल तक के डिसीजन हम ले सकते हैं, किस लेवल तक का डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। ये सब चीज़ें हैं, क्या है, फैक्टर है, मायने रखता है। तो इनको क्या करना है, स्टडीज करना है, इनको फैक्टर को हमें क्या करना है, समझना है बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो हमारे मिलेट जी ने यही 3 फैक्टर बताए हैं कि इन 3 फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा बिफोर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो देखिए हमारा जो कंसेप्ट रहा है डिसीजन मेकिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में, वो खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे हर्बर्ट साइमन का कंसेप्ट, कि साइमन्स कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जो हमारे फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है इस फिलोसफी प्रिंसिपल के, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, उनके हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं हर्बर्ट साइमन, उनके कंसेप्ट को अब हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइमन्स कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो नाउ सी द साइमन्स कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हम साइमन का जो कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हमारा जो सेंट्रल थीम आज के लेक्चर का है वो है, और ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इससे हम आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे इस कंसेप्ट से। सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं अगर, ताकि आप लोग को इजी समझ में आए और अच्छे से आपको याद भी हो। देखिए आप लोग डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट तो समझ गए होंगे अच्छे से। अब डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट को लेके साइमन का क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं। सो ही इज द फॉरमोस्ट डिसीजन थ्योरिस्ट। देखिए जो हमारे हर्बर्ट साइमन जी है फॉरमोस्ट डिसीजन मेकिंग थ्योरिस्ट है, और जो हमारे फर्स्ट हैं उसको सिस्टमेटिक एनालाइज किए थे वो है चेस्टर बर्नार्ड। सो ही डिफाइंड डिसीजन मेकिंग एज द ऑप्टिमम रेशनल चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। देखिए इन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक ऑप्टिमल चॉइस, एक ऑप्टिमम रेशनल चॉइस है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन होंगे अवेलेबल उनमें से एक हम क्या करेंगे, रेशनल एंड ऑप्टिमम अगर चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को, तो हमारा वो क्या है, डिसीजन मेकिंग है। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला, वही चीजें हैं यहाँ पे बताया जा रहा है उसको। सो in organization decision made at the all level, he emphasizes that in organization decision made at all level. So he said that the according to Simon, decision making pervades the entire organization, that is decision are made at all level of the organizations. Hence he viewed an organization as a structure of decision makers. So organization as a structure of decision makers। देखिए उन्होंने बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन हर एक लेवल में क्या होता है, लिया जाता है डिसीजन। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि वो क्या है, एक स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर्स का है, स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर्स का है। एंड ही कंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय समिंग ऑफ बोथ। देखिए
जो फ्यूल का जो POCC मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग। बाई फ्यूल का जो कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, और पोस्टकॉप विधि, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जो कि गुल्लिक के द्वारा दिया गया है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस दोनों कंसेप्ट को अगर मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक नया टेक्निक्स बनता है जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये दोनों कंसेप्ट को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। तो साइमन जी ने बेसिकली यही एम्फेसाइज किया है। ही ऑब्जर्व दैट डिसीजन मेकिंग इज एन ऑल एम्ब्रेसिंग activity subsuming all the administrative function described as a POCC by Fowle and Postcop by Gullik. Simon was very critical of the classical approach and its advocacy of principles of the administration having universal application. He challenged their universal validity and described them as a proverb. देखिए, हमारे साइमन जी को हम लोगों को तो पता है पहले से, जो क्लासिकल अप्रोच के प्रिंसिपल का क्या है, साइमन जी क्रिटिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक है हमारे क्लासिकल अप्रोच के साइमन जी। और उन्होंने जो क्लासिकल प्रिंसिपल थे उसको क्या बोला, उन्होंने प्रोवर्ब बोला, क्योंकि ही चैलेंज द यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ द क्लासिकल प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड देम एज ए प्रोवर्ब। क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल अप्रोच कॉल्ड प्रोवर्ब, क्लासिकल प्रिंसिपल्स को चैलेंज दियर यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आई एक्सप्लेन्ड। He observed before a science can develop principles, it must possess a concept. He emphasized that science can develop principles, it must possess the concept before develop a principles. Now decision making is the most important activity of the administration. देखिए, हमारे साइमन जी ने बताया कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का। In administrative science, like any other science, is the concerned purely with the factual and statements. देखिए, इन्होंने बताया कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस है वो अदर साइंस जैसे हमारा फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इस सब की तरह प्योरली फैक्चुअल बेस्ड है। फैक्चुअल स्टेटमेंट पे क्या करेगा, कंसर्न करेगा, डिपेंड होगा। सो बाय समिंग ऑफ ऑल दीज ओपिनियन ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने दो बातों को क्या किया है, एलिमेंट को फोकस किया है। To sum up, Simon's concept of administration has two basic elements. Let's see what are these two basic elements. First one is a decision making approach, classical approach. देखिए, उन्होंने बताया कि जो decision making approach है क्या है, alternative to the classical approach, that is structural approach. And second one is a advocacy of the empirical approach rather than a normative approach. देखिए, इस दो चीजों को इन्होंने क्या किया है, एलिमेंट को इन्होंने कंसर्न किया है और अपने कंसेप्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट को बताया है। देखिए, जो साइमन का डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट आया है वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट है उसके बेसिक एलिमेंट, जो कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच को उन्होंने क्या कहा, क्लासिकल अप्रोच, अल्टरनेटिव टू द क्लासिकल अप्रोच एक निकाला। देखिए, अल्टरनेटिव जो हमारा डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, अल्टरनेटिव टू द क्लासिकल अप्रोच है, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है, उसका क्या है, एक अल्टरनेटिव है। और जो हमारा डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या होगा, एडवोकेसी ऑफ इंपीरिकल अप्रोच को क्या करेगा, एडवोकेट करेगा रेदर देन इंपीरिकल। तो एक हमारा न्यू कंसेप्ट निकल के आएगा, वो कंसेप्ट हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अप्रोच होगा, डिसीजन मेकिंग अप्रोच होगा। बेसिकली ये दो एलिमेंट को क्या किए, सम अप किए, और हमारा थर्ड कंसेप्ट आ जाए जो कि हमारा डिसीजन मेकिंग अप्रोच हुआ। देखिए, अब हम पढ़ेंगे बेसिस और फैक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, सेकलर हर्ट्ज जी ने 12 फैक्टर्स या बेसिस बताया कि जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते समय क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस और फैक्टर्स। देखिए, सेकलर हर्टसन जी ने gave 12 bases or factors which is considered in decision making. Basically, these are the 12 factors which affect the decision while making. So I will enumerate one by one कि वो 12 फैक्टर्स क्या क्या है जो कि कंसीडर करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के टाइम। सो फर्स्ट है, देखिए बेसिकली
कुछ ऐसे लिमिट्स है, रिस्ट्रिक्शंस बताए हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं सेकलर हडसन जी ने कि जो डिसीजन मेकिंग के टाइम क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट को रिमेंबर करना पड़ेगा, मतलब कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो क्या हुए, फैक्टर्स हुए। तो फैक्टर्स क्या है, हमारा जो पहला फैक्टर है लीगल लिमिटेशन। देखिए लीगल लिमिटेशन क्या होगा कि अगर कोई भी हम डिसीजन बना रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, मीन्स दैट कोई भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत, उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, एक लीगल लिमिटेशन फैक्टर है। जैसे कि हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कुछ चीजें लिखे हैं तो उसको अकॉर्डिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, वायलेट नहीं करेंगे। तो हमारा ये लीगल लिमिटेशन क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, इसके अंदर हमें रह के क्या करना पड़ेगा, डिसीजन को लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिस है, डिसीजन मेकिंग का बेस हुआ लीगल लिमिटेशन। सेकेंड, बजट। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको जो एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जांपल दिया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, जो कि प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया जाएगा अगर आप उस एग्जांपल को याद करेंगे। तो देखिए लीगल लिमिटेशन क्या हुआ कि लीगल लिमिटेशन हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल होगा, जो कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया होगा कि डीएम क्या क्या डिसीजन कर सकता है, क्या क्या सैंक्शन कर सकता है, कितना बजट को सैंक्शन कर सकता है, उस सब चीज के दायरे में रह के क्या करेगा, डीएम डिसीजन लेगा। तो सब हमारा क्या हुआ, लीगल लिमिटेशन हो गया। और मैंने बताया था कि बजट के अकॉर्डिंग भी डिसीजन लेगा। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम अल्टरनेटिव्स को क्या करना, सिलेक्ट करना, ही हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग। तो ऑप्टिमम कैसे हुआ, हमको हमने बजट को ध्यान में रख के क्या किया, डिसीजन को लिया। तो हमारा बजट भी एक क्या है, फैक्टर है। थर्ड, देखिए यहाँ पे हम आपको एम लक्ष्मीकांत बुक से बेसिकली रेफरेंस लेके बता रहे हैं। तो यहाँ पे मोर दिया है, तो मोर से आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए जो बजट वाला ही आ जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। देखिए इन सबको भी हमें क्या करना है, करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा वाइल डिसीजन मेकिंग। एंड द फोर्थ वन इज फैक्ट्स। देखिए फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा। देखिए अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, फैक्टर्स, फैक्ट्स उस प्रॉब्लम के रीजन के लिए लेके हमें क्या क्या फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, ये सब होना बहुत जरूरी है। सब तो क्या होगा, जो हमारा फैक्ट्स है वो मायने रखेगा। डिसीजन लेते समय क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा सारे फैक्ट्स को। तो दीज आर द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ वन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए अगर हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो अपने हिस्ट्री को, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस, कोई भी पास्ट डिसीजन उसके रिगार्डिंग में लिया गया है तो उसको कंसीडर करेगा। तो वो भी फैक्टर हमारा क्या होगा, अफेक्ट करेगा डिसीजन को। कि हमारे देखिए कोई भी अगर स्कीम पुराना बना गया है, उसमें डिसीजन लिया गया है, तो क्या हुआ, फेल हुआ या सक्सेस हुआ, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या होगा, पास्ट एक्सपीरियंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा वाइल डिसीजन मेकिंग। सो दीज आर द फैक्टर्स आर बेसिस बाय द सेकलर हडसन। सिक्स वन इज इंटरनल मोरल। देखिए इंटरनल मोरल से हम ये समझते हैं कि जो हमारा इम्प्लॉय होंगे, वर्कर्स होंगे, तो उनका मतलब कि एटीट्यूड्स, कितना कैपेसिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इस सब चीज का भी क्या होगा, अफेक्ट होगा डिसीजन लेते समय। सेवेंथ, प्रेशर ग्रुप। देखिए प्रेशर ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लोग इसको आप प्रेजेंट सिनेरियो में मीडिया या तो पब्लिक ग्रुप या तो सोशल ग्रुप या सोशल मीडिया का जो भी प्रेशर आता है, इफेक्ट आता है पॉलिसी चेंज में, तो उससे आपको रिलेट कर सकते हो। तो यही हुआ बेसिकली, प्रेशर ग्रुप हुआ हमारा, मतलब सोशल ग्रुप हो गया, सोशल प्रेशर्स हो गया, मीडिया प्रेशर हो गया, न्यूज का जो हमारा आते हैं सब, प्रेस का प्रेशर हो गया। तो ये सब क्या होगा, जो प्रेशर्स होगा वो क्या करेगा, पॉलिसी डिसीजन को चेंज कर देता है। कभी कभी प्रोटेस्ट करके लोग क्या करते हैं, जो कोई भी पॉलिसी या डिसीजन लिया गया उसको चेंज कर देते हैं। तो ये सब क्या होगा, डिसीजन लेते समय ये सब चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ये सब चीजें क्या हो, अफेक्ट करेंगे। तो इस सबको पहले हमें नजर में रख के क्या होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा।
एंड नेक्स्ट स्टाफ। देखिए स्टाफ से हमारा मतलब कि हमें कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें अवेलेबल क्या रिसोर्सेस है, कितने मैन पावर है, क्या किनकी क्या सीनियर सुपरवाइजर सबॉर्डिनेट, इन सब का क्या स्टेटस है, इनके क्या स्किल्स है, कैपेसिटी है, ये सब भी फैक्टर हमें डिपेंड करेगा। इनका डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है, कैसे, सब भी फैक्टर हमें क्या होगा, मायने रखेगा, मतलब कि फैक्टर अफेक्ट करेगा। 9, नेचर ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली डिसीजन जो ले रहे हैं उसका नेचर क्या है, मतलब किस चीज के लिए हम, जो प्रोग्राम है हमारा प्रॉब्लम है उसको रिगार्डिंग हम जो सॉल्यूशन लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, उसका प्रोग्राम का नेचर कैसा है, वो ये भी हमारा फैक्टर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। 10th, फ्यूचर एज एंटिसिपेटेड। देखिए अब हम कोई भी प्रोग्राम को सॉल्यूशन बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसका स्कीम, तो उसका हमें क्या होगा, फ्यूचर सोच के रखना पड़ेगा, तो उसका फ्यूचर सोचना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हमारा बेसिकली उसका आउटकम्स क्या होगा, तो ये भी हमारा क्या एक बेसिस है, फैक्टर है डिसीजन लेने का। 11th, सीनियर। देखिए ये भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को कंसीडर करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनके नज़र में है, उनका अप्रूवल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है मैटर करेगा। और सबॉर्डिनेट्स का भी देखिए फैक्टर, सबॉर्डिनेट्स। अब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है उसको क्या फॉलो करने के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एग्री हैं, क्या उनका भी डिसीजन, मतलब उनका भी पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, ये सब चीज़ें क्या करेगा, अफेक्ट करेगा डिसीजन को, तो ये सब चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा वाइल डिसीजन मेकिंग। So these are the 12 bases or factors given by the Sackler Hudson while making decision. Will have to consider. Now see the Simon basis of decision making. देखिए ये तो हमारा हो गया सेक्लर हडसन का। अब देखते हैं साइमन का जो बेसिस दिए हैं डिसीजन मेकिंग को लेके। साइमन्स बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए अभी हमने सेक्लर हडसन के द्वारा देखा, अब साइमन का देखेंगे कि साइमन ने क्या बेसिस दिए हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। Now see the Simon's basis of decision making. So according to Simon, every decision is based upon two premises. देखिए साइमन ने बताया कि अगर कोई भी डिसीजन हम लेंगे वो बेसिकली टू प्रीमाइस पे क्या होगा, डिपेंड होगा। तो वो टू प्रीमाइस कौन कौन सा है, फैक्चुअल प्रीमाइस एंड वैल्यू प्रीमाइस। सो व्हाट इज द फैक्चुअल प्रीमाइस? फैक्चुअल प्रीमाइस इज द स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी एंड वैल्यू प्रीमाइस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस। सो देखिए फैक्चुअल प्रीमाइस क्या होगा, जो चीजें हमें क्या होगा, जिसको हम वैलिडिटी को हम क्या करें, मेजर कर सके, जिसके यूनिवर्सल वैलिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं, और हमारा क्या होगा, फैक्चुअल प्रीमाइसेस होगा। और हमारा वैल्यू प्रीमाइसेस क्या होगा, जिसको हम मतलब कि मेजर तो नहीं कर पाएंगे, बट किसी इंडिविजुअल का क्या होगा, चॉइस हो सकता है। तो इसीलिए देखो जो फैक्चुअल प्रीमाइसेस होता है उसको बोलते हैं मीन ऑफ एक्शन। मीन ऑफ एक्शन बेसिकली ये क्या करेगा, एक तरीका बताएगा कि स्टेटमेंट बताएगा, वैलिडिटी को क्या होगा, मेजर बताएगा, और हमारा वैल्यू प्रीमाइसेस क्या होगा, इंड होगा, इंड ऑफ एक्शन। देखिए जो हमारे फैक्चुअल प्रीमाइसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं, इंपेरिकली उसको टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके इस चीज़ों को हम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी रियलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। बट जो हमारा वैल्यू प्रीमाइसेस होगा उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिवली मान लेंगे कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, वैल्यू प्रीमाइसेस होगा। तो बेसिकली अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसको इन दो चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइमन। नाउ सी द, देखिए जो अब बताने जा रहा हूँ, प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के लिए कि प्रोसेस क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, बेसिकली ये एमसीक्यू में आएगा और इसको सीरियली आएगा, आप लोग को सीरियली याद कीजिएगा, क्योंकि पूछेगा, क्योंकि स्टेजेस है तो वन बाय वन स्टेज आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी याद करके आगे पीछे लिख दो, नहीं, एक एक स्टेप मैं बताऊंगा कि डिसीजन लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स या प्रोसेस है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। प्रोसेस आर स्टेजेस
देखिए प्रोसेसर स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। टेरी ले डाउन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। देखिए जो टेरी जी ने क्या किया है, कुछ स्टेप्स या सीक्वेंस बताए हैं डिसीजन मेकिंग के। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए इसको आप लोग सिक्वेंसली याद कीजिएगा। सो पहला स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है उसको प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है हमारा, डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम। पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेने के लिए जो हमारा स्टेज है, प्रोसेस है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन द प्रॉब्लम। देखिए समटाइम इट विल राइट इन ऑप्शन लाइक दैट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन डिटरमाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। बट आप लोग का जो पहला स्टेप है उसको प्रॉब्लम को क्या है, जानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आप कोई भी वर्ड लिखिए बट आप लोग को कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो टेरी जी ने बताया कि अगर हमें डिसीजन लेना है तो उसका पहला स्टेप हमें क्या होगा, जो प्रॉब्लम है पहले तो हम उसको क्या करें, डिटरमाइन करें। तभी तो हम क्या होगा, डिसीजन लेंगे। बिना प्रॉब्लम जाने, बिना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई डिसीजन कैसे ले सकते हैं। सो सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप इज एक्वायर जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट द प्रॉब्लम। अब देखिए जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया उसका जनरल बैकग्राउंड क्या है, उसको एक्वायर करो। एक्वायर जनरल बैकग्राउंड एंड जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट प्रॉब्लम। देखिए बेसिकली हमारा क्या है, सेकंड स्टेज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम पहले तो हमने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर लिया, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको इसके सॉल्यूशन के लिए हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या, उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा जनरल बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट से हमें उसके बैकग्राउंड को जानना होगा कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट से उसके बैकग्राउंड को जानना होगा। बेसिकली क्या है, डेटा फाइंडिंग है, फैक्ट्स फाइंडिंग है प्रॉब्लम के लिए। एंड थर्ड स्टेप इज स्टेट व्हाट अपीयर्स टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। अब देखिए अब हमने फैक्ट्स फाइंडिंग कर लिए, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम फाइंड किया, फिर उसका रिगार्डिंग जनरल फैक्ट्स फाइंडिंग कर लिए। अब क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स, उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। स्टेट व्हाट अपीयर्स टू बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यही हमारा क्या है, अल्टरनेटिव्स। पहले क्या करें, सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबल डिसीजंस हो सकते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, पहले वो सबको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट चौथा स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप, इन्वेस्टिगेट द प्रोपोजिशन एंड टेंटेटिव डिसीजंस। इन्वेस्टिगेट द proposition and tentative decision। देखिए अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोपोजिशन टेंटेटिव डिसीजन होगा उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे।
टेंटेटिव डिसीजन, देखिए अभी फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, अभी चौथे स्टेज में टेंटेटिव डिसीजन ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेरी। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेज इवेल्युएट टेंटेटिव डिसीजन। अब जो टेंटेटिव डिसीजन होगा उसको इवेल्युएट करेंगे। अब जो टेंटेटिव डिसीजन होगा उसको बेसिकली एकदम अच्छे से क्या डीपली इवेल्युएट करेंगे। एंड सिक्स स्टेज देन मेक द डिसीजन एंड पुट इट टू इफेक्ट। अब देखिए, अब जो टेंटेटिव डिसीजन को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर टेंटेटिव डिसीजन को क्या इवेल्युएट किया, फिर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। मेक द डिसीजन एंड पुट इट इफेक्ट। अब हम फाइनल क्या करेंगे, मेक द डिसीजन एंड पुट इट टू इफेक्ट। अब इसको हम इफेक्ट में लाएंगे। एंड सेवेंथ स्टेज में क्या होगा हमारा, इंस्टीट्यूट फॉलोअप एंड इफ नेसेसरी मॉडिफाई डिसीजन इन द लाइट ऑफ रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। इंस्टीट्यूट फॉलोअप, देखिए इंस्टीट्यूट फॉलोअप का मतलब आपको है कि इंस्टीट्यूट फॉलोअप, देखिए अब जो हम डिसीजन लिए उसको इफेक्ट में लाने की हमें किस किस इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी, उनसे हम क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। एंड इफ नेसेसरी मॉडिफाई, अगर देखिए कोई जरूरत है उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो करेंगे। मॉडिफाई डिसीजन इन द लाइट ऑफ रिजल्ट ऑफ प्लान। अगर देखिए हमें रिजल्ट को देख रहे हैं, अगर रिजल्ट देखने के बाद हमें ऐसा अपीयर्स हो रहा है कि हमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। सो दीज आर द 7 स्टेज वाइल द डिसीजन मेकिंग बाय टेरी। सो राइट डाउन द these स्टेज सिक्वेंसली, because in your UGC NET examination it will ask in sequence wise, so don't be confused. सो देखिए अभी तक हमने टेरी के द्वारा जो स्टेजेस दिए गए हैं डिसीजन मेकिंग के वो देखा। नाउ वी विल सी द साइमन्स स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो साइमन गिव द 3 प्रिंसिपल फेजेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर दिस 3 प्रिंसिपल? दीज आर द इंटेलिजेंस एक्टिविटी, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ decision making. Second one is a design activity, this is the second phase of the decision making. And the third one is a choice activity, that is a third phase of the decision making. So in intelligence activity Simon said that it is the first phase of the, इसको साइमन ने क्या बोला, फर्स्ट फेज बोला, फर्स्ट फेज एक्टिविटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। और इसको कहां से, इंटेलिजेंस एक्टिविटी को कहां से बारो किए थे, बेसिकली ये टर्म उन्होंने मिलिट्री मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस से बारो किया था, बारो द मीनिंग ऑफ मिलिट्री। सो देखिए इंटेलिजेंस एक्टिविटी इज द फर्स्ट फेज एक्टिविटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, एंड द टर्म इंटेलिजेंस Simon borrowed from the military meaning of the intelligence, and it involved the finding occasion for making a decision. और इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या होगा, जो हमारा मैनेजर होगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ओकेजन फाइंड करेगा कि डिसीजन लेने के लिए क्या ओकेजन है, उसको फाइंड करेगा। इन्वॉल्व फाइंडिंग ओकेजन फॉर डिसीजन, फॉर मेकिंग अ डिसीजन। देखिए बेसिकली क्या एक्टिविटीज हैं, तो पहला देखिए यहाँ पे 3 फेज बताए गए हैं। तो पहला फेज में क्या है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी है। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में क्या होगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ओकेजन फाइंड करेगा डिसीजन लेने के लिए, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा अपना मैक्सिमम टाइम क्या करेगा, सर्वे में करेगा। सर्वे करेगा क्या चीज का, इकोनॉमिकल सर्वे, सोशल सर्वे, पॉलिटिकल सर्वे, जो भी सारा टेक्निकल सर्वे करेगा, आइडेंटिफाई करेगा न्यू कोर्स ऑफ एक्शन को लिए कि हम क्या नया कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए वो क्या करेगा, सर्वे करेगा और ओकेजन ढूंढेगा डिसीजन के लिए।
तो हमारा एक क्या हुआ, इंटेलिजेंस एक्टिविटी हुआ पहला फेज। इस फेज में हमारा देखिए, इस फेज में जो कंफ्यूज नहीं हुए, जो इंटेलिजेंस एक्टिविटी है उसका क्या है, फर्स्ट फेज है, एंड बारो फ्रॉम मिलिट्री मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इन विच एडमिनिस्ट्रेटर फाइंड द ओकेजन फॉर मेकिंग अ डिसीजन, एंड एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर अपना क्या करेगा, सारा टाइम क्या करेगा, सर्वे करेगा। कौन सा सर्वे, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड सर्वे एंड सोशल इन्वायरमेंटल टू आइडेंटिफाई न्यू कंडीशन दैट कॉल फॉर द न्यू एक्शंस। एंड सेकेंड वन इज अ डिजाइन एक्टिविटी, इट इज द सेकेंड फेज एक्टिविटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अब डिजाइन एक्टिविटी में देखिए क्या होगा, देखिए द सेकेंड फेज आल्सो कॉल्ड द डिजाइन एक्टिविटी consist of inventing developing and analyzing possible course of action। पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए बेसिकली डिजाइन एक्टिविटी में क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा, अल्टरनेटिव को क्या करेगा, फाइंड करेगा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को फाइंड करेगा। तो बेसिकली हमारा एक क्या है, सेकेंड स्टेज है। देखिए बेसिकली जो हमारा डेफिनेशन बोलता है डिसीजन मेकिंग का, उसी को बता रहा है। डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन हमारा साइमन जी ने क्या बोला था कि फाइंडिंग द ऑप्टिमम, मतलब डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन इन अवेलेबल अल्टरनेटिव से, जितने भी अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें से ऑप्टिमम एंड रेशनल कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करना, डिटरमाइन करना, चूज करना, वही हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग है। तो यही देखिए, अब उसी में क्या है, इन्होंने बेसिकली 3 फेज बताए। इंटेलिजेंस एक्टिविटी में हमने क्या किया, जो कि पहला फेज था, और इसमें क्या हुआ, हमने ओकेजन फैक्ट फाइंडिंग किया कि कब हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारा मैनेजर क्या करेगा, अपना मैक्सिमम टाइम सर्वे करेगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब सर्वे फाइंड करेगा, जिसको हम क्या करेंगे, न्यू एक्शन, क्या मतलब कि न्यू एक्शन को क्या करेगा, फाइंड करेगा। देन सेकंड फेज में हमारा क्या होगा, डिजाइन एक्टिविटी। डिजाइन एक्टिविटी में हमारा मैनेजर क्या करेगा, कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करेगा, फाइंड करेगा। एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आता है, जिसको हम बोलते हैं चॉइस एक्टिविटी। चॉइस एक्टिविटी में हमारा मैनेजर क्या करेगा, जो डिसीजन होगा, एक्चुअल डिसीजन होगा, उसको क्या करेगा, अल्टरनेटिव जो अवेलेबल अल्टरनेटिव होंगे उनमें से क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, चॉइस एक्टिविटी हुआ। सो साइमन कॉल्ड द लास्ट फेज in decision making as a choice activity. It involves selecting a particular course of action from the given alternative। सो देखिए, अब हमारा स्टेज खत्म हुआ साइमन के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, अब जो डिसीजन मेकिंग के क्या क्या क्लासिफाइड किया गया है, कितने प्रकार में, उसको देखते हैं। सो न्यू टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजन। देखिए, जो द डिसीजंस आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बाय वेरियस थिंकर्स, ए फ्यू क्लासिफिकेशन आर लिस्टेड बिलो। देखिए, जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है डिसीजन को, वेरियस स्कॉलर के द्वारा वेरियस टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें कुछ हम आपको क्या कर रहे हैं, इन्यूमरेट कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा पहला आएगा क्लासिफिकेशन, वो हमारा होगा प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। नाउ सी द क्लासिफिकेशन बाय साइमन। साइमन गिव द first classification as a programmed and non-programmed decision. So Simon has classified decisions into programmed and non-programmed decisions. Decisions are programmed to the extent that they are repetitive and routine, so that a definite procedure has been worked out for handling them, and they do not have to be treated de novo each time they occurs. It is a decision making by precedent. देखिए, जो हमारे साइमन जी ने बोला कि प्रोग्राम डिसीजन वो होता है जो कि रिपीटेटिव होगा, रूटीन होगा, और जिसको मतलब कि हैंडल करने के लिए एक डिफिनिट प्रोसीजर्स होगा,
और वो क्या होगा, प्रीवियसली ऑकर होगा, मतलब कि बार बार आता हो, रिपीटेटिव नेचर का होगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना होगा, तो क्या होंगे, हमारा प्रोग्राम डिसीजन होंगे। और वेर जो कि डिसीजन होगा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा, नोवेल होगा, कंसिक्वेंशियल होगा, उसको हैंडल करने के लिए कोई भी मेथड, कट एंड क्लियर मेथड ना हो, तो हमारा क्या होगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। देखिए अगर हमारा प्रोग्राम डिसीजन पहले क्या होगा, देखिए पहले जो प्रॉब्लम हमारा क्या होगा, जो प्रॉब्लम रिपीटेटिव टाइप का होगा, जिसको हमें बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेना पड़ रहा है सॉल्यूशन को लिए, तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम डिसीजन हो गया। जैसे कि हमें मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए उसमें इंप्लॉय को हमें लीव सैंक्शन करना है, लीव अप्रूव करना है, तो क्या है, बेसिकली प्रोग्राम है ना, क्योंकि प्रीवियसली हम लीव अप्रूवल लिया जाता है, और एक प्रकार से प्रोग्राम टाइप का, रिपीटेटिव टाइप का है, तो हमें जो इसके रिगार्डिंग हम जो डिसीजन लेंगे लीव अप्रूवल के लिए, तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम डिसीजन होगा। वेयर एज मान लीजिए हमें कोई न्यू पॉलिसीज बनाना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रॉब्लम आ गया, कोई भी नया पॉलिसीज के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, तो देखिए तो हमेशा तो आता नहीं, कोई भी स्कीम या कोई भी पॉलिसी हमेशा तो बनता नहीं कि डेली हमें एक ही पॉलिसी को डेली बनाया जा रहा है हमेशा। तो वो क्या होगा, जो न्यू पॉलिसीज बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो क्या होगा, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। सो Simon has identified the traditional as well as the modern techniques of programmed and non-programmed decisions. Now see the Herbert Simon gave the modern and traditional as well as modern techniques for the program and non-program decisions. देखिए हर्बर्ट साइमन ने कुछ टेक्निक्स बताए जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स बताए, बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन को लेने के लिए। तो उसको हम एक टेबल में बना देते हैं ताकि आप लोग को इजी समझ में आए। So I have draw the table. See type of decision, that is program decision, non-program decision, and techniques, traditional techniques and modern techniques. One by one I have explained. देखिए पहले प्रोग्राम डिसीजन में देखिए ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमारा क्या हो सकता है, कुछ हैबिट्स होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हैबिट्स होंगे, कोई भी मतलब जो प्रोग्राम डिसीजन लेने के क्या हैबिट्स है, मतलब क्या हमें लिया जा रहा है, उस प्रकार से कल्चरल होगा ना, उसके हिसाब का टेक्निक हो गया। एक क्लरिकल रूटीन को हम फॉलो करेंगे कि क्या क्लिकर रूटीन क्या फॉलो करा, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा क्या हुआ, ये बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्निक्स हो गया। किसके लिए, प्रोग्राम डिसीजन के लिए। और मॉडर्न टेक्निक्स हमारा क्या है, प्रोग्राम डिसीजन के लिए ऑपरेशन रिसर्च होता है। मतलब ऑपरेशन रिसर्च में क्या होगा, हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस, कंप्यूटर सिमुलेशन। देखिए अभी बहुत सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, मिस आ गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये सब से क्या हुआ, हमारा मॉडर्न टेक्निक से क्या हुआ, जो हमारे रूटीन एक्टिविटी है उनका क्या हुआ, उनके लिए रिगार्डिंग डिसीजन सिमुलेट किया जाता है, तो हमारा क्या हुआ, मॉडर्न टेक्निक्स हो गए। एंड नॉन प्रोग्राम्ड के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स था, जजमेंट, हमारा कोई जजमेंट हुआ है, पुराना इंस्टीट्यूशन है, उस सबको देखते हैं एंड रूल ऑफ थंब को अप्लाई करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। नॉन प्रोग्राम के लिए हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है। एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए हमारा मॉडर्न टेक्निक क्या है, ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकर्स, कंस्ट्रक्टिंग ह्यूरिस्टिक कंप्यूटर प्रोग्राम। देखिए ये सब क्या है, बेसिकली मॉडर्न टेक्निक्स में हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है उनको डिजाइन करना है, ट्रेनिंग ज़्यादा दिया जाएगा, इस सब पे हमारा क्या होगा, जोर दिया जाएगा। तो दीज आर द टेक्निक्स, बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स फॉर प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो हमारा आया है ग्रेसमैन्स लॉ ऑफ प्लानिंग, ये वर्ड आएगा, इस एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि जो भी यूनिक्स वर्ड होते हैं वो पक्का एमसीक्यू में आता है। सो साइमन एंड मार्च हैव स्टेटेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रूटीन एक्टिविटीज एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिवोट्स ग्रेटर शेयर ऑफ हिज टाइम ऑन रूटीन एक्टिविटीज। दिस रिजल्ट इन आइदर पोस्टपोनमेंट ऑफ or avoidment of long-term decisions. This phenomena is called by them as a Grassmann's law of planning. It implies that routine drives out non-programmed activity. देखिए ग्रेसमैन्स लॉ ऑफ प्लानिंग का पहले मतलब क्या होता है। ग्रेसमैन लॉ ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है कि इट इम्प्लाइज दैट रूटीन ड्राइव्स आउट नॉन प्रोग्राम्ड एक्टिविटी, मीन्स दैट रूटीन प्लान्ड एक्टिविटी ड्राइव्स आउट नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज, इसका बेसिकली ये मतलब है। तो देखिए अगर हमारा क्या होता है, कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, दोनों प्लान के लिए क्या होगा, दोनों डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब रूटीन के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, मतलब नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए। तो उसमें क्या होगा, फिर जो हमारा मैनेजर होगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो रूटीन वाले के लिए, रूटीन डिसीजन के लिए अपना ज़्यादा टाइम देगा, उसी को ज़्यादा करेगा। और क्या होगा, जो नॉन प्रोग्राम होगा
लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा उसको क्या करेगा, या तो पोस्टपोन करेगा बाद के लिए, या तो उसको क्या करेगा हमेशा के लिए अवॉइड, मतलब अवॉइड करेगा। तो इसी जो इम्प्लीकेशन है इसको मार्च एंड साइमन ने बोला है ग्रेसमैन्स लॉ ऑफ प्लानिंग। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है जेनेरिक एंड यूनिक डिसीजंस। जो सेकेंड नंबर हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा है जेनेरिक एंड यूनिक डिसीजन। So Peter Drucker in his popular book The Practice of Management classified decision into generic and unique decision, this reasonable program and non-program decisions respectively। देखिए जो पीटर ड्रकर जी हैं, पीटर ड्रकर जी बेसिकली ये देखिए स्कॉलर है पीटर ड्रकर, इन्होंने अपने बुक में, जो बुक का इंटाइटल है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट क्लासिफाइड, इसमें इन्होंने जो डिसीजन के प्रकार है उसको जेनरिक एंड यूनिक डिसीजन के क्लासिफिकेशन बताया। बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोग्राम, जेनरिक होगा प्रोग्राम, यूनिक होगा नॉन प्रोग्राम। देखिए तो हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम्ड हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, नॉन प्रोग्राम्ड हुआ। बेसिकली देखिए पीटर ड्रकर का जो बुक था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट क्लासिफाइड डिसीजन इनटू जेनरिक एंड यूनिक डिसीजन which is resemble into generic which is resemble into program that is generic and non program that is unique decision। and थर्ड क्लासिफिकेशन देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन देखिए क्या है, चेस्टर बर्नार्ड क्लासिफाइड डिसीजन इनटू ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। द organizational decisions are taken by an executive in his official capacity, that is as a member of his organization, while the personal decisions as a member of his organization, while the latter are taken by an executive in his individual capacity, that is not as a member of his organization। देखिए बेसिकली जो क्लासिफिकेशन दिए हैं ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल डिसीजन का वो दिए हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी ने। उन्होंने बताया कि जो हमारा क्लास ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव लेगा। जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा वो एग्जीक्यूटिव लेगा एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन के अकॉर्डिंग एज ए। देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन क्या है, अगर हमारा कोई भी एग्जीक्यूटिव मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस पोजीशन पे बैठ के मैनेजर के चेयर पे बैठ के अगर डिसीजन ले रहा है तो हमारा क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हुआ, और वो हमारा क्या होगा, मेंबर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा। और वहीं हमारा मैनेजर इंडिविजुअल अपने पर्सनल के लिए, मतलब उस चेयर से हट के, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से हट के अगर पर्सनल अपने कुछ अपने लिए कोई डिसीजन ले रहा है सेल्फ इंटरेस्ट पे, तो हमारा क्या होगा, पर्सनल डिसीजन होगा। देखिए तो इसको क्या करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। देखिए ऑफिशियल कैपेसिटी एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल कैपेसिटी पे और एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा। वहीं वेयर एज डिसीजन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपने जो होगा ऑफिशियल कैपेसिटी पे जो डिसीजन लेगा वो हमारा होगा ऑर्गेनाइजेशनल। वहीं मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर से हटके, मतलब मेंबर नहीं रहेगा, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी जो डिसीजन लेगा वो हमारा क्या होगा, पर्सनल डिसीजन होगा। नाउ देखिए फोर्थ क्लासिफिकेशन देखिए
पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। देखिए जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा, बेसिकली वो है हमारा पॉलिसी डिसीजंस एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ये, और इसका कंसेप्ट भी बहुत ईजी है। पॉलिसी डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मान लीजिए आपका हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कुछ टॉप मैनेजर होंगे, वो यहाँ पे बैठे होंगे, और कुछ मान लीजिए उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे, लोअर मैनेजर होंगे, कुछ ऑपरेटिंग मैनेजर होंगे, ऐसे ऐसे हियरार्की बटी होगी। देखिए हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें लेवल बटे होंगे, 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, सब हियरार्की होगा, लेवल में होगा, क्योंकि हमारा जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली हियरार्की बेस्ड होता है। तो वहाँ पे कुछ टॉप मैनेजर्स होंगे, कुछ मीडियम मैनेजर, लोअर होंगे, कुछ सॉफ्ट फ्लोर मैने एम्प्लॉय होंगे, तो ऐसे ऐसे बटा होगा। कुछ उनके फील्ड यूनिट्स होंगे, कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो बेसिकली आप अभी ये कंसेप्ट मत समझिए, बेसिकली इतना समझिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो पॉलिसी डिसीजन होगा बेसिकली वो हमारा जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो लेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलिसी डिसीजंस। It have a fundamental character affecting the entire organizations. Our policy decision have a fundamental characters and affecting the entire organizations. And it is also known as the strategic decisions and taken by the top management. देखिए these are the 3 point you have to remember। देखिए आपको ये 3 पॉइंट अगर रिमेंबर है तो आप लोग पॉलिसी डिसीजन को बड़े अच्छे से समझ लेंगे। देखिए जो पॉलिसी डिसीजन होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एंड टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड हैविंग द फंडामेंटल कैरेक्टर अफेक्टिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो हमारा पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट होंगे वो लेंगे, और ये क्या करेगा, उसका फंडामेंटल कैरेक्टर होगा, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, वो डिसीजन अफेक्ट करेगा, और इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड अदर हमारा है ऑपरेटिंग डिसीजन। देखिए जैसा ही नाम इसका सजेस्ट करा है, ऑपरेटिंग डिसीजन मतलब कि ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन से रिलेट है, तो इसको क्या बोलते हैं, नोन एज द टैक्टिकल डिसीजन एंड टेकन बाय द लोअर मैनेजमेंट कैडर एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी। अब देखिए जो ऑपरेटिंग डिसीजन होगा, जो हमारा पॉलिसी डिसीजन लिया गया होगा उसको ऑपरेशन में लाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो डिसीजन लिया जाएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग डिसीजन, और उसको हमारा कौन लेंगे, लोअर लेवल के मैनेजमेंट लेंगे, और इसको टेक्निकल डिसीजन भी बोलते हैं। तो देखिए अब इसको अगर आप समझेंगे तो देखिए जो हमारे टॉप मैनेजर होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए जो टॉप मैनेजर होंगे, कोई भी पॉलिसी, एजुकेशन का कोई भी नया पॉलिसी बनाए तो हमारा क्या हुआ, पॉलिसी डिसीजन हुआ, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो फील्ड यूनिट्स होंगे, लोअर लोअर और मेंबर्स होंगे लोअर मैनेजमेंट के, वो क्या करेंगे, उस डिसीजन को लेके, उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिसीजंस लेंगे उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग डिसीजंस। सो आई होप आप लोगों को पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन अच्छे से समझ में आया होगा। सो मूव टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। हमारा जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन आएगा वो होगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। देखिए इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। देखिए हमारा जो इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन है उसका जैसा नाम सजेस्ट करता है। देखिए इंडिविजुअल, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल जो मैनेजर होगा वो डिसीजन लेगा तो हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल डिसीजन होगा, मेड बाय इंडिविजुअल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही रिज्यूम कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन। और वो जो डिसीजन लेगा उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अकेला मैनेजर लेगा, तो हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल डिसीजन होगा। वहीं जो डिसीजन ग्रुप ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन लिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, ग्रुप डिसीजन होगा। तो आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कितने क्लासिफिकेशन है, क्या उसका कंसेप्ट है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। देन देखिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा मॉडल्स ऑफ डिसीजन। मॉडल्स मीन्स अप्रोचेस टू द डिसीजन मेकिंग। हमारा मॉडल्स क्या है, अप्रोचेस, बेसिकली अप्रोचेस।
देखिए देयर आर 4 मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए जो डिसीजन मेकिंग के मॉडल हैं, अप्रोचेस हैं, बेसिकली क्या है, 4 हैं। देयर आर 4 मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग like Simon's bounded rationality model, Lindsblum incremental model, it is one is mixed scanning model and Dodds optimal models। और हम उसी को आज हमारा जो टॉपिक होगा, ये लास्ट टॉपिक है, और इसको एक एक करके अच्छे से इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। और यही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा साइमन्स बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कंसेप्ट। बाकी सारे मॉडल इंपॉर्टेंट है, बट साइमन्स बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट हैं। सो देयर आर 4 model of decision। 4 model of decision making। सो फर्स्ट वन इज, एक एक करके चारों लिखते नहीं, एक एक करके लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो। सो हमारा फर्स्ट है साइमन्स बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल। बाउंडेड रेशनलिटी, देखिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड रेशनलिटी। इसका अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये होगा साइमन्स बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो हियर टर्म बाउंडेड रेशनलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आप लोगों को मतलब समझना है। नाउ सी द बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल बाय हर्बर्ट साइमन। So Simon dealt comprehensively with the rationality aspect of decision making process. His model of rational decision making is also known as the behavioral alternative models। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनका बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल है उसको बेसिकली बोलते हैं बिहेवियरल अल्टरनेटिव मॉडल्स। तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछ भी सकता है। बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल। सो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल्स। Because he proposed an alternative model as more realistic alternative to the classical economic rational models. Simon viewed rationality as a selection of preferred behavior alternatives in terms of values, whereby the consequences of the behavior can be evaluated. He also distinguished various types of rationality according to him. A decision is, देखिए पहले तो जो उनका मतलब हम समझते हैं कि बाउंडेड रेशनलिटी ऑफ मॉडल साइमन का क्या है, उसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग अब, क्योंकि देखिए लोग तो इनका मॉडल बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल किसने दिया, साइमन ने दिया। इसमें कुछ कंसेप्ट एक दो आएंगे, बस वही मैक्सिमम पूछता है। बट इसको आपको ब्रॉड कंसेप्ट के लिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको समझना होगा कि बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल क्या है डिसीजन मेकिंग में, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल का क्या मतलब होता है। सो मीनिंग, फर्स्ट आप लोग मीनिंग समझिए, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल का मीनिंग क्या होता है। बाउंडेड रेशनलिटी मीन्स पीपुल ट्राई टू टेक रेशनल डिसीजंस बट दियर रेशनलिटी इज लिमिटेड। देखिए बाउंडेड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड। तो हमें क्या इसका मतलब है कि जो लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड के सापेक्ष में जो हमें डिसीजन लिया जा रहा है वही होता है रेशनलिटी मॉडल साइमन के द्वारा। साइमन ने बताया गया है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो क्या होगा, एक लिमिटेड मॉडल होगा, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल का अपना डिसीजन लेगा। उसमें क्या होगा कि कुछ फैक्टर्स होंगे, उनके ड्यू टू दिस फैक्टर्स वो क्या करेगा, एक नॉर्मल सा ऑप्टिमम डिसीजन लेगा। तो उसको आइए हम एक इलैबोरेट करके बताते हैं ताकि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो। बाउंडेड रेशनलिटी मींस पीपल ट्राई टू टेक रेशनल डिसीजन बट दियर रेशनलिटी इज लिमिटेड। साइमन्स फेमस आइडियाज, humans आर इंटेंडेडली रेशनल बट लिमिटेडली सो। वाई बाउंडेड, देखिए अब बाउंडेड रेशनलिटी क्यों होगा, मतलब क्यों लिमिटेड क्यों होगा। बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, बाउंडेड बाई लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सो परफेक्ट रेशनल डिसीजंस आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। देखिए जो बताया कि इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर की क्या होंगे, परफेक्ट रेशनल डिसीजन लेना चाहेंगे, बट वो क्या होगा, रियलिटी में नहीं होगा। और रियलिटी में क्या होगा, बाउंडेड रेशनलिटी डिसीजन होगा। और बाउंडेड क्यों होगा, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के पास हमारा क्या होगा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगा, टाइम उसके पास कम होगा, उसके मेंटल कैपेसिटी की भी तो एक लिमिट होगी उसके, और जो हमारा इन्वायरमेंट होगा उसके अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी के सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे।
इनके जरिए हमारा क्या होगा, डिसीजन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लेगा वो क्या होगा, बाउंडेड डिसीजन लेगा, लिमिटेड डिसीजन लेगा। तो यही बेसिकली यही कंसेप्ट हमारा कहा जाता है कि हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल्स। सो कंट्रास्ट विथ क्लासिकल रेशनल मॉडल, देखिए अब जो हमारा पहले रेशनल मॉडल देखिए, फिर बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल देखिए। जो हमारा क्लासिकल टाइम में जो डिसीजन लिया जाता था वो बेसिकली रेशनल उसको बोला जाता है क्लासिकल मॉडल को, बट जो हर्बर्ट ने बेस्ट डिस्क्राइब किया है वो बाउंडेड रेशनलिटी डिस्क्राइब किया है। तो दोनों के बीच में थोड़ा कंपेरिजन देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे पहले कि रेशनलिटी मॉडल क्यों लाया गया, बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल्स क्यों लाया। देखिए रेशनल मॉडल में क्या होता था, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उसके पास फुल इन्फॉर्मेशन होता था, बट हमारे बाउंडेड रेशनलिटी में क्या होगा, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगा। रेशनल मॉडल में अनलिमिटेड टाइम होगा, बाउंडेड में क्या होगा, टाइम की कमी होगी, कंस्टेंट होगी। और रेशनल मॉडल में हमारा क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट करेगा, बट बाउंडेड रेशनलिटी में क्या होगा, सेटिस्फाइसेस होगा। अभी देखिए टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। सेटिस्फाइसेस का मतलब होता है कि गुड इनफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट ठीक है, गुड इनफ। एंड रेशनल मॉडल में क्या होगा, आइडियल सिचुएशन होगा, बट इन बाउंडेड रेशनलिटी में रियल वर्ल्ड सिचुएशन होगा। नाउ सी द की कंसेप्ट दैट इज सेटिस्फाइसिंग। सेटिस्फाइसिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछता है कि सेटिस्फाइसिंग का क्या मतलब होता है। सो गिवन बाय हर्बर्ट ए साइमन, मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए सेटिस्फाइसिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेटिस्फाई प्लस सफिस। सेटिस्फाई प्लस सफिस, इसको दोनों को मिला के कंबाइन किया गया तो हमारा टर्म आया है सेटिस्फाइसिंग। सेटिस्फाई प्लस सफिस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। सो डिसीजन मेकर चूज गुड इनफ ऑप्शन इंस्टीड ऑफ बेस्ट ऑप्शन। देखिए यही हमारा देखिए बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल में क्या सेटिस्फाइसिंग जो डिसीजन होता है उसको जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करेगा, दैट इज गुड इनफ ऑप्शन इंस्टीड ऑफ बेस्ट ऑप्शन। तो ये हमारा क्या है, हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल है। तो आइए अब इसको हम सिंपल वर्ड में आपको सारा कंक्लूजन बताता हूँ कि जो हर्बर्ट साइमन ने हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए जो मॉडल दिया है उसको बेसिकली उन्होंने बताया कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग मॉडल होगा वो होगा हमारा बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल होगा। और बाउंडेड रेशनलिटी का मतलब होगा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेगा वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, मतलब कि गुड इनफ होगा, बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, बेस्ट डिसीजन नहीं होगा, बट गुड इनफ होगा। और गुड इनफ इसलिए है क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन लेगा वो ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट, इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट, दियर मेंटल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट कंस्ट्रेंट, इस सब कंस्ट्रेंट के चलते हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, एक सेटिस्फाइसिंग गुड इनफ क्या होगा, डिसीजन लेगा, जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल। तो पहले इसको देखिए, पहले रेशनलिटी कब होगा, उन्होंने बेसिकली रेशनलिटी को डिफाइन किया कि रेशनल क्या क्या होता है। तो उन्होंने रेशनलिटी के कुछ टाइप बताए हैं, आइए हम उसको बताते हैं क्या क्या बताया है। देखिए उन्होंने बताया कि रेशनल कितने प्रकार का होता है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव रेशनल, ऑब्जेक्टिवली रेशनल होना चाहिए, सब्जेक्टिव रेशनल, कॉन्शियसली रेशनल, डेलिबरेटली रेशनल, ऑर्गेनाइजेशनली रेशनल, एंड पर्सनली रेशनल। देखिए पहले आप लोग बताइए रेशनल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। रेशनल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक, मतलब कि वो फैक्ट और लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि कोई पर्सनल बायसनेस इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर हमारा वो बेस्ड ऑन फैक्ट एंड लॉजिक है तो क्या होगा, रेशनल होगा। तो वही बताया कि जो हमारी रेशनलिटी होती है बेसिकली ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव रेशनल, सब्जेक्टिव रेशनल, कॉन्शियसली रेशनल, डेलिबरेटली रेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल रेशनल एंड पर्सनल रेशनल। अगर इतना सब रेशनल हो रहा है कोई भी डिसीजन तो जाके क्या होगा, फुली रेशनल डिसीजन होगा। बट क्या होगा इन प्रैक्टिकल, साइमन जी ने बोला कि इतना ज़्यादा होना, मतलब कि रियल सिचुएशन में इतना नहीं होता है। रियल सिचुएशन में क्या होता है, बाउंडेड रेशनलिटी होती है, मतलब लिमिटेड होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रेशनलिटी को क्या करे, हमारा डिसीजन फॉलो करे। तो यही बेसिकली उनका मतलब है कि रेशनलिटी को बताने के लिए।
सो आई होप आप लोगों को बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल बाय हर्बर्ट साइमन की थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियरिटी आई होगी कि बाउंडेड का क्या मतलब है, रेशनलिटी का क्या मतलब है, और हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, एंड सेटिस्फाइसिंग का मतलब क्या है। गुड इनफ, सेटिस्फाइसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज सेटिस्फाई एंड सफिस। इसका मतलब होता है गुड इनफ। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पक्का आएगा, ये सब चीज़ें आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अंडर बाउंडेड रेशनलिटी इंस्टीड ऑफ एनालाइजिंग ऑल ऑप्शंस। देखिए जो हमारा प्रोसेस होगा बाउंडेड रेशनलिटी का, वो सारा ऑप्शन को क्या करेगा, एनालाइज नहीं करेगा, बट क्या करेगा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, सर्च लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएट फ्यू ऑप्शन, चूज फर्स्ट सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन। देखिए जो हमारा स्टेज होगा हर्बर्ट साइमन का, जो रेशनलिटी मॉडल का में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का स्टेप होगा, उसमें क्या होगा, उसमें सारा सारा ऑप्शन को क्या करेगा, नहीं वो इवेल्युएट करेगा मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा, एक पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर सर्च लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, मतलब लिमिटेड ऑप्शन को क्या करेगा, सर्च करेगा, उसी लिमिटेड में से क्या करेगा, फ्यू ऑप्शन को इवेल्युएट करेगा, फिर उन्हीं फ्यू ऑप्शन में से जो बेस्ट लगेगा उसको क्या करेगा, वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर देगा। तो इसीलिए तो बोला गया है कि लिमिटेड जो बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल क्या है, गुड इनफ है। गुड इनफ मीन्स दैट सेटिस्फाइसिंग करेगा, जो डिसीजन होगा उसको सेटिस्फाइसिंग करेगा, ना कि बेस्ट ऑप्शन होगा, वो होगा गुड इनफ होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल का है। सो प्रोसेस स्टॉप व्हेन अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज फाउंड। और क्या होगा, हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा जब सेटिस्फैक्टरी क्या होगा, ऑप्शन मिल जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल, डेली लाइफ में एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लगे, आपको रिलेट कर सको। इन सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल देखिए, यू वांट टू बाई अ फोन। अगर मान लीजिए आपको फोन खरीदना है, आपको कोई सेल फोन खरीदना है, स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड में दुनिया में जितने सारे फोन अवेलेबल है उसका तो आप फीचर्स कंपेयर नहीं करेंगे, बेसिकली 4-5 अपने हिसाब से क्या करते हो आप लोग, कंपेयर करते हो। 4-5 फोन का मॉडल का देखे, एक दूसरे को क्या किए, कंपेयर किए, उनमें से जो अच्छा लगा उसको एक को आप बाई कर लिए। तो क्या हुआ, देखिए आपने क्या किया, गुड इनफ डिसीजन लिया, ना कि बेस्ट डिसीजन लिया। अगर बेस्ट डिसीजन लेना होता तो आप वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल फोन होते सबका फीचर्स आप क्या करते, कंपेयर करते, तब जो निकलता उसका रिजल्ट वो करते, तो वो क्या होता, बेस्ट ऑप्शन होता। बट आपने क्या किया, आप प्रैक्टिकल में आपने क्या किया, नहीं आप प्रैक्टिकल में यही करते हैं कि आप 4-5 जो आपको अवेलेबल है या तो जो आपको नॉन मॉडल पता उसको आप कंपेयर करेंगे, एक एक मोबाइल फोन परचेस कर लेंगे। अब एक क्या होगा, आप अपने आप को क्या बोले कि हमारा डिसीजन हो गया, मैंने मोबाइल खरीद लिया, वो क्या हुआ, बाउंडेड रेशनलिटी डिसीजन हुआ, मीन्स दैट गुड इनफ, नॉट अ बेस्ट। So you want to buy a phone, you didn't check all the phones in the world, you check just 4 to 5 options, choose one that fits budget and features। और देखिए आप अपने अकॉर्डिंग बजट एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और खरीद लेंगे फोन। तो क्या होगा, दैट इज बाउंडेड रेशनलिटी, यही तो हुआ बाउंडेड रेशनलिटी। एंड देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखिए आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 देखिए, बजट डिसीजन। मान लीजिए बजट डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें क्या करेगा, गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड फंड। अब गवर्नमेंट के पास देखिए लिमिटेड फंड होगा एंड कैन नॉट इवेल्युएट ऑल पॉसिबल स्कीम्स, चूज अ फिजिबल स्कीम। और क्या होगा, एक फिजिबल स्कीम को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम्पल लीजिए, क्विक डिसीजन नीडेड, नो कंप्लीट डेटा, अथॉरिटीज चूज प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। देखिए हमारा कोई भी अगर मान लीजिए क्लेमिटीज आया, डिजास्टर आया, उसमें क्या होगा, तो हम तो सारा सॉल्यूशन पहले तो देखेंगे नहीं सारा सॉल्यूशन क्या है, बट हम करेंगे जो बेस्ट सॉल्यूशन लगेगा हमें, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉसिबल होगा जो हम करेंगे, क्योंकि हमें तो डाटा वगैरह कुछ मालूम नहीं रहेगा, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो दिखेगा उसको हम लेंगे। यही तो हुआ हमारा बाउंडेड रेशनलिटी। एग्जाम्पल 3 देखिए, पॉलिसी मेकिंग में क्या होगा, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स प्लस अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट सेलेक्ट एक्सेप्टेबल पॉलिसी, नॉट अ परफेक्ट वन। नाउ सी द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वर्सेस इकोनॉमिक मैन। देखिए हमारे जो हर्बर्ट साइमन जी ने कंसेप्ट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वर्सेस इकोनॉमिक मैन। तो देखिए उस कंसेप्ट को समझते हैं। इकोनॉमिक मैन क्या है, जो हमारा क्लासिकल होगा वो हमारा इकोनॉमिक होगा, मतलब जो क्लासिकल प्रिंसिपल पे चलेगा वो हमारा इकोनॉमिक मैन होगा, मतलब इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा, फुली रेशनल होगा एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट होगा, जो उसके मतलब डिसीजन होंगे क्या होंगे, फुली रेशनल होंगे। वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन हमारा क्या होगा, साइमन के द्वारा जो बताया गया है वो क्या होगा, लिमिटेड रेशनलिटी होगा, यूज सेटिस्फाइसिंग होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डिसीजन लेगा वो क्या होगा, बाउंडेड रेशनलिटी डिसीजन लेगा, मीन्स दैट लिमिटेड रेशनलिटी होगा, और वो गुड इनफ हमारा डिसीजन लेगा। सो रियल एडमिनिस्ट्रेटर बिहेव लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, और जो हमारा रियल एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा कंसेप्ट रहा बाउंडेड रेशनलिटी का बाय हर्बर्ट साइमन। नाउ सी अवर सेकेंड मॉडल इज इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय चार्ल्स ई लिंडब्लूम। देखिए जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है,
बेसिकली चार्ल्स ई लिंडब्लूम के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स ई लिंडब्लूम जो बेसिकली होता है इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शंस। चार्ल्स ई लिंडब्लूम प्रपोज द इंक्रीमेंटल मॉडल इन हिज फेमस आर्टिकल द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, पब्लिश्ड इन 1959। देखिए जो लिंडब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो हमारे चार्ल्स ई लिंडब्लूम ने अपने फेमस आर्टिकल जो कि द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में पब्लिश्ड हुआ था, उसमें इन्होंने एक मॉडल दिया डिसीजन मेकिंग का। सो कोर आइडिया ऑफ हिज मॉडल इज डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ रेशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो हमारा हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल आया था उसको इन्होंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, कि उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग होता है वो अलग होता है, जैसा कि थ्योरी में हर्बर्ट साइमन जी ने अपना क्या किया, डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला कि जी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मनी प्रॉब्लम हो गया, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अदर बहुत से प्रॉब्लम क्या करेंगे, गॉन करेंगे, जो कि एक्चुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। सो लिंडब्लूम ओपिन दैट डिसीजन मेकर्स ऑलवेज कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज विद सम एडिशंस। देखिए उन्होंने बोला कि जो हमारा एक्चुअल में जो चीजें हैं डिसीजन मेकिंग का, वो क्या होगा, जो थ्योरी में बताया गया है हर्बर्ट साइमन के द्वारा, वो थोड़ा सा अलग है ड्यू टू सम कंस्टेंट लाइक मनी, पॉलिटिक्स एंड अदर फैक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो बताया कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, जो एग्जिस्टिंग डिसीजन होगा उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, ग्रेजुअल चेंजेस लाके स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। और इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप को उन्होंने क्या बोला, इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल बोला। सो आइए देखते हैं कोर आइडिया। डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ रेशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बट ग्रेजुअल एंड स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए देखिए जो हमारा ये मॉडल है लिंडब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल, उसको बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप मॉडल भी बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मॉडल भी बोलते हैं, और उसको ब्रांच टेक्निक भी बोलते हैं। ब्रांच टेक्निक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल को इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया। इंक्रीमेंटलिज्म में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कोई भी डिसीजन होगा उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस लाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए मॉडलिंग थ्रू, साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू के बेस पे उन्होंने क्या दिया, अपना मॉडल दिया। तो इसका मॉडलिंग थ्रू का मतलब ये होता है कि सडन चेंजेस नहीं आएगा, ग्रेजुअल चेंजेस आएगा। नाउ सी द मीनिंग। incremental model means decisions are taken in a small step rather than big jumps, instead of making a completely new policies. Governments make a small changes increments to existing policy। देखिए यही मैं बताया, जो इनका बेसिकली मतलब है, मीनिंग है इंक्रीमेंटल मॉडल का। उसमें क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट नया पॉलिसीज लाएगा, बेसिकली एकदम फुल्ली न्यूली पॉलिसी नहीं लाएगा, कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी लाएगा, बट उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंजेस लाएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो यही हमारा क्या हुआ, उनका डिसीजन मेकिंग मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल डिसीजन मॉडल हो गया। नाउ सी द की कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग थ्रू का, क्योंकि जो इन्होंने अपना मॉडल लाया है इंक्रीमेंटल मॉडल्स, वो बेसिकली जो उनका पब्लिकेशन था द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में पब्लिश्ड हुआ था, उसमें इन्होंने मॉडल लाया। तो जो मॉडलिंग थ्रू का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। Decision makers do not analyze all alternatives, focus only on few feasible options, move step by steps। देखिए मॉडलिंग थ्रू का मतलब में पहले क्या होगा, जो डिसीजन मेकर्स हमारे होंगे वो सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन को क्या एनालाइज नहीं करेंगे, बट कुछ फ्यू ऑप्शन को क्या करेंगे, वो पिकअप करेंगे, उन्हीं को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हेंस कॉल्ड मॉडलिंग थ्रू अप्रोच। और इसी को क्या बोलेंगे हम, मॉडलिंग थ्रू अप्रोच। क्यों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सो मेन फीचर्स क्या होगा हमारा मॉडलिंग थ्रू अप्रोच का, स्मॉल चेंजेस होगा, पॉलिसीज चेंज ग्रेजुअली। एग्जांपल देखिए, इंक्रीजिंग सब्सिडी स्लाइटली इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली रिफॉर्म्स। सेकंड, लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, ओनली फ्यू ऑप्शंस आर कंसीडर्ड। थर्ड, ट्रायल एंड एरर, डिसीजंस आर टेस्टेड एंड एडजस्टेड। Focus on past policies based on existing policies. Example, modifying old schemes rather than creating new ones. And practical and realistic, suitable for real world administrations। देखिए सब तो बेसिकली एग्जाम्पल रहा, क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप लाएंगे उसके क्या क्या फायदे होंगे वो हैं। नाउ देखिए वाई इंक्रीमेंटलिज्म। अब इंक्रीमेंटलिज्म क्यों लाया, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए लिंडब्लूम, because information is limited, time is limited, complexity is high,
एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेक होल्डर इज डिफिकल्ट। इसीलिए क्या हुआ, हमें जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसी को लाना चाहिए, उसमें क्या हो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल चेंजेस करो। तो यही हमारा इनका लिंड्सब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल है। और ये क्यों लाया गया इंक्रीमेंटल, ये बेसिकली सब सारे रेस्ट्रिक्शन मैं आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन का लिमिटेशन होगा, टाइम लिमिटेशन होगा, कम्प्लेक्सिटी हाई होगा, स्टेक होल्डर का डिफिकल्ट होगा, ये सब के वजह से हमारा इंक्रीमेंटलिज्म आया। सो एग्जाम्पल देखिए, पब्लिक पॉलिसी एग्जाम्पल देखिए इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल का। गवर्नमेंट डज नॉट ओवरऑल टैक्स सिस्टम कंप्लीटली, इंस्टेड स्लाइटली इंक्रीज डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। देखिए इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट कोई भी नया पॉलिसी टैक्स से लेके नहीं आती, बेसिकली क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पॉलिसी है उसी में थोड़ा सा ग्रेजुअल या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इंक्रीमेंटल मॉडल हुआ। सो दिस इज द इंक्रीमेंटल चेंज। एंड डेली लाइफ एग्जांपल देखिए, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग फुल स्टडी प्लान्स यू इम्प्रूव इट स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आप लोगों को लिंड्सब्लूम का इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड जो मॉडल है डिसीजन मेकिंग का, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल बाय इटिज़वानी। देखिए जो हमारा तीसरा मॉडल है वो है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल बाय अमिताई इटिज़वानी। तो देखिए इन हिज आर्टिकल मिक्स्ड स्कैनिंग ए थर्ड अप्रोच टू द डिसीजन मेकिंग पब्लिश्ड इन 1967। देखिए अमिताई इटिज़वानी ने अपने आर्टिकल में, जो कि आर्टिकल का नाम था इन हिज आर्टिकल मिक्स्ड स्कैनिंग, जो कि 1967 में पब्लिश हुआ है। In 1967, Amitai Irzwani has suggested an intermediate model that combines the element of both rational comprehensive model, that is rationalism, and incremental model, that is incrementalism। देखिए जो मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल का कंसेप्ट आया वो हमारे भाई अमिताई इर्ज़वानी के द्वारा आया, जो कि उन्होंने अपने आर्टिकल मिक्स्ड स्कैनिंग जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था उसमें एक थर्ड इंटरमीडिएटरी जो मॉडल लाए उसी को बोलते हैं मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। बेसिकली जो हमारा रेशनलिज्म और इंक्रीमेंटलिज्म का कंसेप्ट है उस दोनों को कंबाइन करके जो एक नया थर्ड कंसेप्ट आया उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। सो हैव इंट्रोडक्शन। Amitai Irzwani developed the mixed scanning model as a middle path between rational model, that is ideal comprehensive rationalism, and second one is incremental model, that is practical and limited, that is incrementalism। इन दोनों मॉडल को मिक्स करने के बाद जो हमारा कंसेप्ट है उसी को बोलते हैं मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। और एक कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा, इस कंसेप्ट को क्यों लाना पड़ा अभी उसको देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कोर आइडियाज। कंबाइन ब्रॉड रेशनल थिंकिंग प्लस स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप। ब्रॉड रेशनल थिंकिंग देखिए हमारा ये ब्रॉड रेशनल थिंकिंग हमारा किसका है, बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल का, और स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप लिंड्सब्लूम का। इस दोनों कंसेप्ट को क्या किया अमिताई इर्ज़वानी ने कंबाइन किया और इसी को अपना थर्ड मॉडल है जो कि मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल होता है। नाउ सी द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। मिक्स्ड स्कैनिंग मीन्स लुकिंग एट द बिग पिक्चर फर्स्ट देन मेक द स्मॉल डिटेल डिसीजंस। देखिए मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल का मतलब होता है पहले आप कुछ ब्रॉड डिसीजन, उसका मतलब ब्रॉड डिसीजन के बारे में देखिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पहले ब्रॉड में देखिए, फिर उसको क्या कीजिए स्मॉल डिटेल डिसीजन लीजिए। तो यही तो हमारा विजन हुआ किसका, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल का। सो फर्स्ट ब्रॉड ओवरव्यू देन स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना। नाउ सी व्हाई मिक्स्ड स्कैनिंग कम, अब मिक्स्ड स्कैनिंग क्यों आया। सो अमिताई इर्ज़वानी आर्ग्यूड रेशनल मॉडल इज टू आइडियलिस्टिक। देखिए यहाँ कमी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो रेशनल मॉडल है टू आइडियलिस्टिक है, और जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल है इट इज टू स्लो एंड लिमिटेड है, बहुत स्लो लिमिटेड है। इसीलिए हमारा एक थर्ड अप्रोच है जो कि मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल है और क्या करेगा इसी दोनों को कंबाइन करेगा। सो वी नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच। नाउ सी द की फीचर्स। देखिए जो की फीचर्स का टू लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब जो हमारा मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल है वो टू लेवल का डिसीजन मेकिंग मॉडल इन्वॉल्व करेगा। सो पहला ये देखिए फंडामेंटल डिसीजन, दैट इज मैक्रो लेवल पे होगा। मैक्रो मतलब जो ब्रॉड व्यू है उसमें क्या होगा, ब्रॉड स्ट्रेटेजिक एंड डिसीजन लिया जाएगा, ब्रॉड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन रेशनल एनालिसिस। एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आप देख लीजिए। एंड सेकेंड हमारा क्या, इंक्रीमेंटल डिसीजन, दैट इज माइक्रो लेवल, मतलब कि बहुत ही डिटेल्ड में क्या होगा स्टडी किया जाएगा, दैट इज स्मॉल एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक। एग्जाम्पल चेंजिंग सिलेबस और इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स।
नाउ कॉम्बिनेशन अप्रोच देखिए, यूजेस रेशनल मॉडल फॉर लॉन्ग टर्म विजन, इंक्रीमेंटल मॉडल फॉर इम्प्लीमेंटेशन. नाउ सी द selective analysis. Not all alternatives are studies, only important ones are deeply analyzed. देखिए हमारा इसमें भी जो मिक्स स्कैनिंग में भी, क्योंकि हमारा देखिए दोनों का इंक्रीमेंटल मॉडल और रेशनल मॉडल दोनों कंबाइन करता है, तो उसमें क्या होगा, हम सारे जो अल्टरनेटिव्स को नहीं करेंगे, ओनली लिमिटेड अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे और उनको डीपली एनालाइज करेंगे. एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ करेक्शंस एंड एडजस्टमेंट. हमारा जो देखिए मिक्स स्कैनिंग मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, उसमें क्या करेगा, हम करेक्शन एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे. एंड फिफ्थ, प्रोसेस ऑफ मिक्स्ड स्कैनिंग, ब्रॉड स्कैनिंग, ओवरव्यू ऑफ द पॉलिसीज एरिया, आइडेंटिफाई की इशू, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया, इंक्रीमेंटल डिसीजंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन. नाउ सी द एग्जाम्पल देखिए एजुकेशन पॉलिसी का. सो स्टेप वन हमारा क्या रहेगा, स्टेप वन पहले हमें ब्रॉड व्यू देखना है. गवर्नमेंट सेट ब्रॉड विजन, दैट इज रेशनल होगा हमारा. इंप्रूव लिटरेसी रेट. एंड स्टेप सेकंड में क्या होगा, मेक स्मॉल चेंजेस, दैट इज मॉडिफाई, सिलेबस को मॉडिफाई करेगा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएगा, और दोनों को कंबाइन करके हमारा क्या होगा, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल निकलेगा. सो एग्जांपल हमारा आएगा इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी में बिग डिसीजन क्या होगा, इकोनॉमिक रिकॉर्ड होगा, दैट इज ब्रॉड व्यू होगा. स्मॉल स्टेप में क्या होगा, ग्रेजुअल टैक्स चेंजेस होगा, दैट इज हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंटल होगा डिटेल्ड में. तो ये हमारा रहा मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल. तो मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल में मोटी मोटा अगर आप ये समझो कि हमारा अमिताई इरजवानी ने बोला कि जो लिंसब्लूम का और रेशनल मॉडल दोनों का, रेशनलिज्म एंड इंक्रीमेंटलिज्म दोनों के फीचर्स को मिला कि इन्होंने अपना मिक्स स्कैनिंग मॉडल लाया. तो उसमें एक थर्ड विजन को लाया. उन्होंने क्या होगा कि पहले क्या होगा, कोई ब्रॉड विजन को आप एक्सेप्ट कीजिए, देन उसको डिटेल एनालिसिस करके देन अपना डिसीजन लीजिए. तो ये हमारा क्या हुआ, मिक्स स्कैनिंग मॉडल हुआ. So we have a four model, that is Dror's optimal model. So Ezekiel Dror in his book Public Policy Making Re-examined suggested an optimal approach to public policy making, that is decision making and policy analysis. देखिए जो ऑप्टिमल मॉडल है उसको हमारे ड्रॉर जी ने दिया है अपने जो बुक है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन, उसमें उन्होंने ऑप्टिमल मॉडल को क्या किया है, बताया है. तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन. Ezekiel Dror developed the optimal model as an improvement over rational model, too ideal, incremental model, too conservative. देखिए जो मॉडल इनका आया ऑप्टिमल मॉडल, वो बताया कि जो हमारा रेशनल मॉडल था कि बहुत ही आइडियल था, और जो इंक्रीमेंटल मॉडल था जो कंजर्वेटिव था. इसीलिए इन्होंने अपना एक बेस्ट ओवर थर्ड थी, जो कि तीन थे हमारे, हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल्स, लिंसब्लूम का इंक्रीमेंटल मॉडल, अमिताई इरजवानी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल. इन तीनों के ओवर इन्होंने बेस्ट मॉडल अपना लाया, जो कि ऑप्टिमल मॉडल बोला जाता है, ड्रॉर्स का ऑप्टिमल मॉडल. इन्होंने बताया कि जो रेशनल मॉडल क्या है, बहुत ही आइडियलिस्टिक है, और इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, कंजर्वेटिव है. इसीलिए इन्होंने ऑप्टिमल मॉडल लाया. सो कोर आइडिया ऑफ ऑप्टिमल मॉडल इज डिसीजन मेकिंग शुड बी बोथ रेशनल एंड रियलिस्टिक, एमिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल डिसीजंस अंडर द रियल कंडीशन. दैट व्हाई इट take the concept of optimal models. Now see the meaning of optimal model. Optimal model means making the best possible decisions by combining rational analysis with practical realities. So not fully ideal like rational models, not too limited like incremental model. देखिए उन्होंने बताया कि जो हमारा ऑप्टिमल मॉडल है वो फुली आइडियल नहीं होगा, मतलब कि रेशनल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट ना ही टू लिमिटेड होगा लाइक इंक्रीमेंटल मॉडल. सो इट एम्स फॉर ऑप्टिमल होगा, एक ऑप्टिमल होगा, बेस्ट फिजिबल डिसीजन होगा. सो व्हाई ड्रॉर प्रपोज इट? एजिकल ड्रॉर आर्ग्यूड रेशनल मॉडल इग्नोर्स रियल वर्ल्ड लिमिट्स. ड्रॉर ने बताया कि जो हमारा रेशनल मॉडल है वो रियल वर्ल्ड के लिमिट्स को क्या किया है, इग्नोर कर दिया है. और इंक्रीमेंटल मॉडल क्या किया है, अवॉइड मेजर चेंजेस जो होगा उसको अवॉइड किया है, क्योंकि इंक्रीमेंटल में क्या होगा, जो पुराना स्कीम रहेगा उसी में कुछ ऐड करके लाएंगे, तो इससे क्या हुआ, मेजर चेंजेस को क्या किया, इसने निगलेक्ट कर दिया. इसीलिए इन्होंने ऑप्टिमल मॉडल लाया, दोनों को क्या किया, बैलेंस व्यू लाया. सो वी नीड अ मॉडल दैट इज रेशनल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, एंड फुल फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए. ये मॉडल उन्होंने फिर प्रपोज किया है. नाउ सी द की फीचर्स ऑफ द ऑप्टिमल मॉडल. सो फर्स्ट फीचर है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स, दैट इज यूजेस रेशनल प्लस इंक्रीमेंटल एलिमेंट्स. एंड द सेकेंड वन इज फोकस ऑन इनोवेशन, दैट इज इनकरेज क्रिएटिव एंड बोल्ड डिसीजंस. एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसी इंस्टीड ऑफ मॉडिफाइंग ओल्ड वन. सो देखिए हमारे ऑप्टिमल मॉडल में क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज होगा इंस्टीड ऑफ मॉडिफाइंग ओल्ड वन में. सो थर्ड फीचर इज नॉर्मेटिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बोथ होगा.
tells how decisions should be made and also consider how they are actually made, that is normative, and second one is a descriptive. ये क्या करेगा, दोनों को कंसेप्ट को क्या कंबाइन करेगा. फोर्थ फीचर्स, यूज ऑफ एक्स्ट्रा रेशनल फैक्टर्स. देखिए इन्होंने एक्स्ट्रा रेशनल फैक्टर्स को भी कंबाइन किया है. सो एक्स्ट्रा रेशनल फैक्टर्स क्या है हमारा, इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस, जजमेंट, एक्सपीरियंस. एंड फिफ्थ फीचर इज फ्यूचर ओरिएंटेड, दैट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस. एग्जाम्पल, climate change policies. Sixth feature, strategic decision making, that is emphasis on important and high level decisions. Now see the steps in optimal model. अब ऑप्टिमल मॉडल के स्टेज क्या होंगे. सो देखिए फर्स्ट स्टेज आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेज सेट गोल्स, थर्ड स्टेज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फोर्थ डेवलप अल्टरनेटिव्स, फिफ्थ इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, एंड सिक्स सेलेक्ट ऑप्टिमल चॉइस. देखिए अब यहाँ पे ऑप्टिमल चॉइस कर रहे हैं, मतलब कि कंबाइन कर रहे हैं. इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, लास्ट स्टेज है इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू. नाउ सिमिलर टू रेशनल मॉडल बट मोर फ्लेक्सिबल होगा. सो देखिए आपका जो डिसीजन मेकिंग मॉडल वगैरह का कंसेप्ट था ये सब खत्म हो गया है. अब नेक्स्ट हम लाएंगे कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा कम्युनिकेशन होगा. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक जो आज पढ़ाया गया डिसीजन मेकिंग, ये अच्छे से पढ़िए. इसमें डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमंस, लिंस ब्लूम, इमिटाइड ज्वानी, ड्रॉप का ऑप्टिमल मॉडल, सभी मॉडल को अच्छे से पढ़िए और डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट पढ़िए. हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनलिटी मॉडल पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए. सो आज के लिए थैंक यू.